आपको 20+ स्कोर आ जाएंगे। 20+ स्कोर आना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप क्लर्कल एग्जाम में अगर इंग्लिश में 20+ लेते हो तो काफ़ी स्कोरिंग होता है और यहाँ से आपका रिजल्ट होने का 100% चांस बनता है। अब ये ग्रामर पोर्शन में क्या क्या पढ़ना होता है जो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सब में क्या यूज़ किया गया है, आर्टिकल। आप लोग से ये आर्टिकल पढ़ना क्यों जरूरी था, मतलब बकवास है? बिल्कुल नहीं, आर्टिकल नहीं पढ़ना होगा। पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। फिर उसके बाद आपको पढ़ना क्या होगा, फ्रेजल वर्ब, ठीक। और यूजेस पढ़ना होगा जिसमें कि इन, इनटू, ऑफ, मीन्स कि कह सकते हैं प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3-4 जो चीज़ है टॉपिक जिस पे आप फोकस कर लो, जिसमें आपका इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों के साथ सिर्फ सॉल्व करूँगा जिससे आपको लगे कि वाकई में ये आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, द कंपनी वॉज कीन एट कटिंग डाउन ऑन द एम्प्लॉय ओवरहेड्स इन ऑर्डर टू मेक द बिजनेस प्रोफाइल। अब मुझे मान लिया कि इसका अर्थ भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जो डार्क वाला देख रहे हैं, ये डार्क अंडरलाइन किया हुआ है, डार्क मीन्स कि बोल्ड में जो लिखा हुआ है कटिंग डाउन, इसका फ्रेजल वर्ब पूछा गया है। कटिंग डाउन का फ्रेजल वर्ब पूछा गया है। तो कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर, और इसका आंसर होगा रिड्यूस। आइए क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू पुट अप विद द नैगिंग रिलेटिव्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर। अब यहाँ पे देखिएगा पुट अप विथ का मतलब पूछा गया है, ठीक है। पुट अप विथ का मतलब पूछा गया है, तो पुट अप विथ का मतलब होता है कि इंड्योर करना या टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्टी में लोग हमेशा क्या करते हैं, इंड्योर करते हैं, टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। इसका जो आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा, इंड्योर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द कमिश्नर एडवाइज्ड द फुगिटिव टू टर्न इन देमसेल्फ टू गेट सम लीगल रिस्पाइट। अब यहाँ पे बात हुई, कमिश्नर जो एडवाइस की, जो फ्यूगिटिव जो भगोरा है उसको कह रहे हैं कि टू टर्न इन। अब टू टर्न इन, अब इसका मतलब आपको फ्रेजल वर्ब का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। फ्रेजल वर्ब पे पकड़ होगा तभी चीज़ आपको समझ में आने वाली है। तो टू टर्न इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, ठीक है, समर्पण कर देना, ठीक। जो फ्यूगिटिव थे, जो भगोरे थे, जो कैदी थे, वो कमिश्नर के सामने वो क्या करे, सरेंडर कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं। अनिकेत वॉज विलिंग टू गो ओवर बोर्ड फॉर रिसीविंग अ स्कॉलरशिप टू परस्यू हायर एजुकेशन ओवरसी। अब गो ओवर बोर्ड का मतलब क्या होगा, ये फ्रेजल वर्ब है। तो गो ओवर बोर्ड का मतलब होता है यहाँ पे जो आंसर होने वाला है 19 का, वो होगा यहाँ पे स्टिच, ठीक। आंसर होगा स्टिच, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब जब वो कोई आपको क्या होता है कि वेरी इंथुजियास्टिक, ठीक। आप क्या होते हैं जब आप इंथुजियास्टिक, बहुत उत्सुक है, स्ट्रेच हैं वो चीज़ पाने के लिए स्कॉलर, ताकि आप आगे जाकर पढ़ाई करें, ओवरसीज मीन्स की फॉरेन में जाकर आप पढ़ाई करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द सेंट्रल बैंक वाज ऑफ द आइडिया दैट इट वाज नॉट सुटेबल टू बेल आउट द एलिंग कॉपरेटिव्स। अब देखो टू बेल आउट, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसको लिए तो आपको फ्रेजल पढ़ना ही होगा। तो आप 200-300 जो होते हैं एक सिंह की बुक ले लो, उसमें बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है, उसको सिर्फ रट लो, उतना से काम चल जाएगा। तो टू बेल आउट का मतलब होता है क्या है, ठीक। तो टू बेल आउट का मतलब टू रेस्क्यू समवन फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मीन्स कि कोई बुरी परिस्थिति में किसी को बचाना, टू बेल आउट, ओके। तो यहाँ पे ये होगा आंसर आपका, रेस्क्यू होगा आंसर, ठीक। 20 तक तो बिल्कुल समझ में आया होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन का अर्थ भी समझ में आया होगा। अब आगे यहाँ पे आते हैं 21। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन थोड़े से चेंज हुए। अब देखिए कि न्यू पैटर्न पूछा गया। अब तक ग्रामर में क्या थे, आपको एरर ढूंढना रहता था, सारे सेंटेंस सही थे उसमें से एक एरर ढूंढना रहता था। अब उल्टा कर दिया गया, सारे सेंटेंस एरर से भरा पड़ा है, उसमें से एक सही सेंटेंस चुनना है, ठीक है। सारे सेंटेंस एरर से भरा पड़ा है, उसमें से एक जो है सही चुनना है। पहले था कि सभी सही होते थे, उसमें से एक गलत चुनना होता था, पहले गलत चुनना होता था, अभी सही चुनना होता है। अब यहाँ पे देख रहे बोल्ड वाला, ये तो ऑलरेडी कहा रखा है कि जिस सेंटेंस में कि ये करेक्ट है, ठीक है, इसमें कह रखा है कि ये करेक्ट है, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे जो 1, 2
और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट है। 4 पार्ट में आपको बताने कि इसमें से कौन सा सही पार्ट है। तो भाई पहले गलत पार्ट समझना होगा, तभी तो समझेंगे कि हाँ सही इसमें से कौन पार्ट है। तो बोल्ड वाले को तो छोड़ते हैं, आते हैं मेंटल इलनेस आर। अब देखिए मेंटल इलनेस की यहाँ पे बात की गई, तो मेंटल इलनेस यहाँ पे सिमिलर है। अब उसके साथ यहाँ पे आर लगा दिया गया है, जो तो गलत है ना, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया, आर नहीं होगा, ख़त्म, यहाँ पे आर नहीं होगा, ठीक है, यूज होता। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इट इज़ रेयरली, अब दैट इज़ रेयरली, चलो ठीक है, दैट इज़ रेयरली डायग्नोज्ड। अब देखिए डायग्नोज के साथ रेयरली डायग्नोज होता है, क्या बोला, जनरली डायग्नोज होता है, तो यहाँ पे रेयरली भी नहीं होगा, क्या होगा, जनरली डायग्नोज होगा, ठीक। यहाँ पे आर की जगह पे इज होता। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना आप, अब यहाँ पे आपका वर्ब हो रहा है, नाउन हो रहा है, तो ये सब जितने भी वर्ड है ना, आपको यहाँ से आर्टिकल हो गया, इसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो रेयरली की जगह पे क्या होगा, जनरली, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। डायग्नोज लैटर देन, ये वाला वर्ड देखिए, लैटर देन, लैटर देन की जगह पे यहाँ पे लेटर होगा, ठीक। अब देखिए लैटर, यहीं से ग्रामर का खेल शुरू होता है, लैटर और यहाँ पे लेटर, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस भाई। ये जो लैटर होता है ना, ये टाइम को डिनोट करता है, टाइम से रिलेटेड होता है, और ये लेटर जो है ना आपका पोजीशन और या ऑर्डर ये बताता है लैटर। तो लैटर यहाँ पे नहीं होगा बल्कि लेटर होगा, लेटर दैन इट शुड सुटेबली बी, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे टाइम से कोई रिलेशन तो था नहीं, लेटर दैन नॉट, तो यहाँ पे याद रखिए ये होता है टाइम से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है पिछला, और ये बाद में जो कि पोजीशन की बात होती है कि कोई चीज़ को बाद में कुछ ऐसा पोजीशन रखा गया, ऑर्डर में रखा गया है, ठीक। तो ये जान लीजिएगा लेटर और लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे हमने ग्रामर भी सीख लिया थोड़े थोड़े। अब आते हैं आगे, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत, तो ये वाला जो ऑप्शन सिर्फ है, जो लास्ट वाला बचा है, इट शुड सुटेबली बी, ठीक, ये वाला सही आपका है, मीन्स कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते रिकरेंस ऑफ स्कैम्स इन द रिसेंट, स्कैम्स इन द रिसेंट। अब आते हैं यहाँ पे शुरू करते हैं देखना, इन द रिसेंट, ठीक है, डिकेट्स कैन बी क्रेडिटेड बाय। अब यहाँ पे क्रेडिटेड बाय नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे जो होगा आपका क्रेडिटेड बाय नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, तो क्रेडिट के साथ हमेशा टू का यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक। कैन बी क्रेडिटेड, तो ये हो गया वर्ब का जो था पैसिव फॉर्म में, तो भीतरी का यूज़ होगी, लेकिन क्रेडिटेड के बाद टू प्रीपोजिशन आएगा, क्रेडिट के बाद टू प्रीपोजिशन आएगा। द इंक्रीजिंग इन, ठीक, अब इंक्रीजिंग इन, यहाँ पे द इंक्रीजिंग इन नहीं होगा, इंक्रीज इन होगा, ठीक है। तो दूसरा जो गलती है इंक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज इन होगा। द ब्यूरोक्रेटिक लेनियंट, अब देखिए यहाँ पे एक लेनियन वाला वर्ड आ गया, ठीक है, ये देख रहे हैं लेनियंट, यहाँ पे एडजेक्टिव ना होके यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा, जिसका मीनिंग होगा लेनियंसी, यहाँ पे करना होगा आपको, ठीक है, लेनियंसी, और इसका मतलब आप सबको पता है कि लेनियंसी मतलब होता है क्या, उदारता, ठीक। चलो, तो आंसर आपका होगा ए नंबर ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ अ सिटी अथॉरिटीज़। अब यहाँ पे सिटी अथॉरिटीज़ की बात की, यहाँ पे तो ए नहीं होगा, ए सिटी अथॉरिटीज़। अब यहाँ पे देख लीजिए प्लूरल तो ऑलरेडी बना हुआ था, ए तो सिमिलर कभी होगा नहीं, तो ये तो ऐसे कट गया, यहाँ पे द होगा। और पूरे अथॉरिटीज़ की बात की गई है, हैव लेड टू रिडक्शन। अब यहाँ पे द प्रोएक्टिव अप्रोच, ये तो सिंगुलर है भाई, ये तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये हैव प्लूरल कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हैव नहीं होगा बल्कि हैज होगा, ठीक है। लेड टू द रिडक्शन विथ अनवांटेड फेडरल एक्सपेंसेस इन टैक्स कलेक्शन। रिडक्शन, देखिए अब टू रिडक्शन के साथ यहाँ पे क्या आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। रिडक्शन के साथ यहाँ पे क्या आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है कि रिडक्शन विथ होगा कि रिडक्शन बाई होगा कि टू होगा। तो टू द रिडक्शन बाई अनवांटेड फेडरल,
तो यहाँ पे हैज़ लेड टू द रिडक्शन, विथ नहीं होगा, रिडक्शन गलत, विथ के यहाँ पे बाई होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक पैसिव फॉर्म का भी लुक देता है। फेडरल एक्सपेंस इन टैक्स कलेक्शन, तो टैक्स कलेक्शन वाला वर्ड है जो सही है, मीन्स का ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होगा, ये वाला आपका जो है सही है। चलिए 23 के बाद आते हैं आप 24 में। देख रहे हो काफ़ी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ब, मीन्स कि इन्हीं सब वर्ड का यूज़ ज़्यादातर यहाँ पे मिस्टेक किया गया था। अगर आपकी इन सब चीज़ पे कमांड अच्छी है तो आपका बिल्कुल इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। कोशिश यही कीजिएगा अगर आपको आर्टिकल कहीं दिख जाए, वर्ब कहीं दिख जाए, ना भी समझ में तो उसी को क्लिक कर देना, वही होगा कहीं ना कहीं गलती, वही ना वही एरर होता है। तो आई होप कि उसमें से कुछ सही मीन्स कि कुछ गलत भी हो जाए, कुछ सही भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़े हुए होंगे तो आपकी श्योरिटी होगी, उस पर ज़्यादा क्लिक कर पाओगे श्योर होकर, ठीक। आप आते 24 पे, इट हैज़ ऑलवेज बीन डिफिकल्ट विद द पॉलिटिकल मसनी टू मेसिंग विथ द जुडिशरी बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। पढ़ने में तो बड़ा आसान लगा लेकिन मिस्टेक है, इट हैज़ ऑलवेज बीन डिफिकल्ट, यहाँ पे 24 में आते हैं तो डिफिकल्ट विथ नहीं वो डिफिकल्ट फॉर द पॉलिटिकल, विथ द पॉलिटिकल किसी चीज़ से जुड़ाव का वो विथ होता है, किसी चीज़ से लगा हुआ है, यहाँ पे पॉलिटिकल के लिए हो रहा है, के लिए का वर्ड आ रहा है, यहाँ पे विथ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, फॉर होगा। आगे बढ़ते हैं, मशीनरी टू मेसिंग विथ, अब देख लो टू यहाँ पे 2 + V1 होता है, 2 + V1 होता है, तो मेसिंग नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मेस होगा, तो ये गलती हो गया। द जुडिशरी बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक जो है फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, तो ये सारे पार्ट में हुए गलत, तो 24 में जो होगा आंसर आपका होगा सी नंबर, द जुडिशरी बिकॉज, ये वाला सही ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 25 पे आते हैं, माई ड्राइवर रेव्ड द इंजन हार्ड इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीजिंग, अब देखो फिर 2 जैसे यहाँ पे 2 + V1 आना था, 2 + V1 आना था, इसी तरह यहाँ भी क्या होगा 2 + V1 होगा, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ना होकर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। द अवेलेबल पावर ओवर नहीं, पावर ओवर यहाँ पे नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ पे पावर 2 होगा, ठीक है, ओवर के यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि टू द इंजन, पावर जो सप्लाई हो रहा है टू द इंजन की ओर हो रहा है, ओवर उसके ऊपर थोड़ी ना हो रहा है, या उसके से हटकर थोड़ी ना हो रहा है। आउटफेल ड्यू टू द फेवरेबल वेदर, अब देखो यहाँ पे फेल्ड भी हो गया, निगेटिव हो गया, फेल्ड हो गया, और यहाँ पे फेवरेबल वेदर, अब भला ये अपने आप में कहाँ से सही है, ठीक, ये अपने आप में कहाँ से सही है, तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि फिर से चीज़ें समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, तो ये देख लेना, यहाँ तक तो पावर ओवर तक तो समझ में आएगी, तो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे इंक्रीज होता, द इंजन बट फील्ड ड्यू टू फेवरेबल वेदर। अब कभी कोई चीज़ फेल होता है, यहाँ पे देखिए फेल होता है तो वो फेवरेबल कंडीशन तो ही ना होता, अनफेवरेबल होगा, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ, यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ, यहाँ पे ये 3 मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही होगा, और अनफेवरेबल होगा, यहाँ पे अनफेवरेबल होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। थोड़ा इसको लार्ज कर देता हूँ ताकि और डिस्प्ले क्लियर दिखे। अब देखिए यार क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, देयर हैज़ बीन अ अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एडॉप्शन रिक्वेस्ट टू इनटू द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक। अब यहाँ पे गलती क्या है 26 में, तो गलती ये है, सबसे पहले तो हमको ये दिख गया अनप्रेसिडेंटेड, अब वॉवेल साउंड से अ से शुरू हो रहा है, ये वॉवेल साउंड से अ से शुरू हो रहा है उच्चारण में, तो आर्टिकल सबसे पहले ये होना चाहिए आपको, ए नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए नहीं होगा बल्कि एन होगा, पहला एरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ एडॉप्टेशन तो सही है, ठीक।
रिक्वेस्ट इनटू द लास्ट, अब देखिए इनटू का यूज़ मैंने कल भी सिखाया था, कल वाले वीडियो में आपको आपके लिए लेकर आया था इनटू वाला वर्ड, ठीक है, इनटू वाला वर्ड। तो रिक्वेस्ट के साथ कभी इनटू नहीं होता, इनटू कोई फोर्स जो होता है उसमें होता है, अप्लाई होता है, या चेंज ऑफ स्टेट होता है, या का के संबंध में होता है। तो रिक्वेस्ट नहीं होगा, रिक्वेस्ट इन होगा यहाँ पे, ठीक है, प्रीपोजिशन इनटू नहीं होगा, इन होगा। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे फ्यू ईयर्स ऑफ कलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है, कलेक्ट नहीं होता, कलेक्टेड, तो यहाँ पे ये वाला गलती होगा, यहाँ पे कलेक्टेड होगा, ठीक। अब आते हैं आगे। द इनकम्बेंट ग्रीक गवर्नमेंट इज विलिंग टू मेक मोस्ट सेक्रीफाइस दैन, दैन लग गया भाई, पहली एक चीज़ दिख गया, दैन है, यहाँ पे मोस्ट सेक्रीफाइस दैन तो होता नहीं, मोर सेक्रीफाइस दैन होता है, कंपैरिजन की बात हो रही है, यहाँ पे तो मोर होगा, पहला गलती आपको दिख गया। अच्छा, इसमें आपको आंसर नहीं मैं बताया था, 26 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है, बी होगा आंसर। चलो यहाँ पे मोस्ट नहीं होगा, मोर होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ, इसका तो आंसर होगा आपका कौन सा था भाई, बी, और इसमें मोर होगा। चलो, दैन दियर प्रीसीडर्स इन, यहाँ तो बात सही लग रहा है, दैन दियर प्रीसीडर्स इन ऑर्डर टू इम्प्रेस फिनेंशियल। अब देखो भाई यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखना, ये क्या हो गया भाई, इम्प्रेस फिनेंशियल, फिनेंशियल को भला कोई इम्प्रेस करता है, नहीं, इम्प्रेस नहीं करता है, इम्प्रूव करता है, ये वाला गलत है, इम्प्रेस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक, इम्प्रेस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इम्प्रूव होगा, ध्यान रखिएगा। सिचुएशन इन द ट्रबल इकोनॉमिक्स, अब देखिए यहाँ इकोनॉमिक्स, ट्रबल इकोनॉमिक्स नहीं होगा, यहाँ पे इकोनॉमी होगा, ट्रबल इकोनॉमी, इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था में यहाँ पे बात की गई, अर्थव्यवस्था जो ट्रबल इकोनॉमी है उसमें, यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स नहीं होगा बल्कि इकोनॉमी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कि जब आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो वहाँ पे कुछ टर्म ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको रिलेट करना खुद भी आ जाएगा, और उसके साथ ये स्टैटिक वर्ड बैठेगा, ये खुद भी समझ में आएगा, तो ये चीज़ कुछ होता है, कॉमन सेंस के आधार पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलो ये तो हो गया था। अच्छा, इसका आंसर बताना बोलिएगा क्या, मैं फिर से 27 का बी होगा इसका आंसर, बी सही है। अब आइए 28 पे, रिमूविंग द एंट्रांस फॉर द स्ट्रीट फ्रॉम द स्ट्रीट वाज बीइंग ऑलवेज कंसिडरेशन। अब यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ चेक करेंगे 28 में कि यहाँ पे क्या गलत है, द स्ट्रीट बीइंग ऑलवेज, तो यहाँ पे वाज नहीं होगा भाई, ठीक है, यहाँ पे पहला मिस्टेक ही वाज नहीं होगा, स्ट्रीट बीइंग ऑलवेज कंसिडरेशन प्री रिक्विसाइट। अब देखिए यहाँ पे अगर रिमूविंग द ट्रैश फ्रॉम द स्ट्रीट बीइंग, यहाँ पे वाज होने का मतलब नहीं बन रहा था, कोई स्टेटमेंट नहीं होता, अगर वाज होता तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म लेकर आता, जो कि पैसिव फॉर्म है नहीं, तो कंसिडरेशन और प्री रिक्विसाइट तक तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो वाज गलती होगी, दूसरा जो होगा यहाँ पे कंसिडर्ड या कंसिडरेशन है, यहाँ पे आपको वर्ब, ये नाउन है, ठीक है, ये आपका नाउन है, यहाँ पे आपको वर्ब लेकर आना होगा, तो कंसीडर्ड होगा, कंसीडर्ड, आप यहाँ पे कंसीडर्ड कर लो, ठीक है। तो स्ट्रीट बीइंग ऑलवेज कंसीडर्ड और प्री रिक्विसाइट, कंसिडरेशन नाउन होता है, यहाँ पे आपको वर्ब का यूज़ करना होता है, और प्री रिक्विसाइट फॉर द इम्प्रूवमेंट द ओवरऑल, तो यहाँ पे देखिए इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, फॉर, अब यहाँ पे याद रखिएगा कुछ प्रीपोजिशन के बाद आपको आईएनजी लगाना होता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, आईएनजी आता है, ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, तो फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इम्प्रूविंग होगा, एक बात नोटिस कर लीजिएगा, जब भी कोई प्रीपोजिशन है उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, द ओवरऑल एम्बियंस ऑफ द सिटी। आई होप कि 28 का जो होगा आंसर लास्ट वाला होगा, डी नंबर ऑप्शन। तो देख लेगा कितना हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं सारा जो होता है इंग्लिश बेस्ड ही ग्रामर फॉर्म पे, 80% आपका ग्रामर होता है, बाकी 20% वोकैब होगा, और आपके जो है कि समझ, आपकी पावर, समझने की पावर, आपकी कंसिडरेशन उस पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ओके, चलिए अब आते हैं 29 पे। 29 में क्या है कि रेफरिंग टू द अटेंशन
receive for the pilot project. The district collector commemoration the social workers involved in the execution of an crucial plan. अब इसमें गलती कहाँ कहाँ है, अब देखते हैं 29 में। तो 29 में जो होगा यहाँ पे सबसे पहले रिसीव्ड बाय द पायलट, चूँकि आप देख लीजिए यहाँ पे पैसिव फॉर्म का यूज़ किया गया, रेफरिंग टू द अटेंशन रिसीव्ड बाय द पायलट, एक गलती। प्रोजेक्ट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमेमोरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे अब बाय द पायलट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमेमोरेशन, तो नाउन तो यहाँ होने वाला है नहीं, ठीक है, यहाँ पे नाउन होना नहीं है, यहाँ पे कमेमोरेटेड द सोशल वर्कर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमेमोरेटेड, यहाँ पे ये गलती होगा, आपको ईडी लगाना होगा, इसको नाउन हटाकर इसको वर्ब बनाना होगा। द सोशल वर्कर्स इन्वॉल्व इन, ओके सही है यहाँ पे, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन क्रूशियल प्लान। तो यहाँ तक तो एक चीज़ बात समझ में आ गई। अब भाई यहाँ पे एन क्यों लगा दिया गया, क्रूशियल सी से स्टार्ट है, वैसे भी कैपिटल अगर हम लेटर की बात करते हैं तो हमें वॉवल में को जो भी वॉवल साउंड होता है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड होता है, यहाँ पे क्रूशियस जो है क का मीन्स कि क जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले तो एन का यूज़ होता नहीं है, यहाँ पे ए होगा सही, ठीक है। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा ये वाला ऑप्शन सही होगा, सोशल वर्कर वाला, क्योंकि सी आपका सही होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिविंग अंडर द शैडो ऑफ द रिवॉल्टिंग मस्ट हैव हैज deteriorating effect in the personalities of the children growing over these years। अरे भाई सबसे पहले हमको तो ये दिख गया these childrens, चिल्ड्रेन तो अपने आप में प्लूरल है, एस क्यों लगता है भाई, चिल्ड्रेन में भला कभी एस लगेगा, चिल्ड्रेन तो अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ, एक चीज़ तो पहले दिख गया फट सा। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए लिविंग अंडर द शैडो, 30 में देखते हैं लिविंग अंडर द शैडो, तो ऑफ द रिवोल्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा नाउन होगा, ऑफ द रिवोल्टिंग नहीं होगा बल्कि रिवोल्ट होगा, रिवोल्ट, यहाँ पे नाउन यूज़ करेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे द भी देख रहे हैं, द के साथ कभी वर्ब तो यूज़ होता है, द हमेशा नाउन के को लेकर डिनोट करता है, और यहाँ पे ऑलरेडी ऑफ भी है, तो ऑफ भी जो कि नाउन को रिलेशन बताता है, या तो कभी वर्ब होगा नहीं। ऑफ द रिवोल्ट मस्ट हैव, ठीक है, यहाँ पे मस्ट हैव जो है यहाँ तक तो बात सही है कि रिवोल्टिंग हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे 30 का आते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ऑफ द रिवोल्टिंग मस्ट हैज़ डिटेरियोरेटिंग इफेक्ट इन, अब यहाँ पे इन नहीं होगा, इफेक्ट ऑन होगा, ठीक है, इफेक्ट ऑन होगा, इन नहीं होगा, इफेक्ट ऑन, किसी चीज़ पर इफेक्ट होता है। द पर्सनालिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में आपको गलतियाँ तो दिख गया, तो फाइनली आपका जो आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए कैसे पकड़ते, अगर आपकी ग्रामर चाहिए तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 3 से 4 सेंटेंस में, और आपके 3 से 4 सेंटेंस में 3 से 4 आपको ग्रामर के बारे में पूछ रहा है, बार बार आपसे सिर्फ ग्रामर की समझ पूछ, मीन्स कि कहने के बाद आपको पूरा ग्रामर की इसमें टेस्ट लिया गया। तो लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो आपको उससे बहुत ज़्यादा ग्रामर का टेस्ट लिया गया है। अगर आरसी को छोड़ दे तो आरसी तो आपको क्या है, एक स्टोरी बेस्ड आता है क्वेश्चन, जिसमें अगर आप बचपन से अगर आप पढ़ रहे होते, अगर आपको स्टोरी पढ़ना पसंद था, अगर आप स्टोरी का आप क्वेश्चन आंसर इजी वे में करते थे तो आपके लिए आसान होगा। और देखिए आरसी एक प्रैक्टिस की चीज़, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ें समझ में आती, नहीं प्रैक्टिस करते हो तो बनेगी नहीं। बाकी अगर आरसी 7 नंबर का छोड़ दो, 5 क्वेश्चन और 2 आपका एंटर सैनो को छोड़ के हटा दिया जाए, तो आपके पास 23 क्वेश्चन में 20 तक तो आपको 20 मार्क्स तो ले ही आ सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में कभी गलती होने के चांस होता है, अगर एक बार सही हो गए तो बस आपके मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। और जिनकी ग्रामर अच्छी होती है ना वो आरसी लगभग कर लेते हैं सही सही। तो गाइज कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर से लेकर आऊँगा आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन, तब तक